उस केस में भी पीआर की आपको दिक्कत आएगी। तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कोई पार्ट टाइम जॉब मिल ही नहीं रही है। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो या फिर आपको थोड़ा डर लगता है कि भाई और वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस में आपकी फैमिली इनकम कम से कम, अब ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आज के टाइम पे कनाडा के अंदर एक जॉब्स की क्राइसिस चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक सर्वाइवल जॉब ढूंढने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या तो अपनी जीआईसी पे सर्वाइव कर रहे हैं या फिर एक एक घंटा दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर अपनी एक हफ्ते की एक 10 घंटे की शिफ्ट लगाने के लिए, ताकि वो अपने महीने का रेंट निकाल पाए। जो पीआर वाले लोग हैं जो अपनी होम कंट्री से फंड्स वगैरह लेके आए थे उसके ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो कि डेफिनेटली सच है। अगर मैं पार्ट टाइम जॉब्स की बात करूं, सर्वाइवल जॉब्स की बात करूं, तो उनके ना मिलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोविड से पहले क्या होता था, एक स्टूडेंट अगर कनाडा के अंदर एक छोटी या फिर मीडियम साइज की सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए आता है, जैसे कि किचनर वाटरलू, लंदन, थंडर बे, विंडसर, विनिपेग, सैस्काटून, रेजाइना, एडमिंटन वगैरह, तो वहाँ पे अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद वो एक बड़ी सिटी के अंदर मूव हो जाता था फुल टाइम अपनी फील्ड में जॉब करने के लिए। तो जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तो जब मूव होता था तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। तो नए बच्चे अगर आते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब उनको मिल जाती है, तो एक सर्कल चलता रहता है। तो ऐसे हिसाब किताब बढ़िया चल रहा था कोविड से पहले। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ, जो बड़ी सिटीज़ हैं लाइक टोरंटो, वैंकूवर, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑल ओवर कनाडा हुई है, लेकिन वहाँ पे अपने आप को सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि इनकम के लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि भी छोटी सिटी या फिर मीडियम साइज़ की सिटी के अंदर पढ़ाई करते हैं, वहीं पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिसाब किताब बढ़िया है। फुल टाइम जॉब वहीं पे ढूंढ लेते हैं या फिर कोई रिमोट जॉब पकड़ लेते हैं और अपनी पार्ट टाइम जॉब को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कोई पार्ट टाइम जॉब मिल ही नहीं रही है। और अगर फुल टाइम जॉब्स की बात करें तो ये तो सबको पता है कि यार ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमीज को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब जो कंपनीज हैं वो जॉब्स को कट कर रही हैं, अपने एक्सपेंसेस को कट कर रही हैं, ले ऑफ चल रहे हैं, नई हायरिंग को फ्रीज किया हुआ है। तो मार्केट के अंदर जॉब्स डेफिनेटली कम है। लेकिन ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम है। काफ़ी सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारी प्रोविंसेस के अंदर, अगर मैं कनाडा की बात करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्किल्ड लोग नहीं है। पिछले 2-3 सालों में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आए हैं उनकी थिंकिंग कुछ और ही लेवल पे है। मतलब इतने घटिया कोर्सेज लेके आए हैं। आपको क्या लगता है कि यार इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इतना फैंसी साउंड करता है। कंसल्टेंट ने बोल दिया कि भाई बहुत ही बढ़िया कोर्सेज में पता नहीं क्या ही सिखा देंगे आपको, यहाँ पे आने के बाद जॉब मिल जाएगी। या फिर आप 30 लाख रुपए लगा रहे हो, 30 लाख लगा रहे हो, तो कनाडा की गवर्नमेंट लायबल होती है कि आपको जॉब देगी। ऐसा नहीं है यार। और अगर कोई अच्छा कोर्स लेके भी आ रहा है तो उसको ये लगता है कि मैंने बढ़िया कोर्स ले लिया है, मैंने असाइनमेंट्स कर ली, मैंने क्विज़ेस कर लिए, मैंने बहुत ढंग से पढ़ाई की है, एग्जाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आया हूँ, तो मेरे को तो जॉब मिलनी चाहिए, मैं तो डिजर्व करता हूँ। ऐसा नहीं है। उसके अलावा आपने क्या किया है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एग्जाम्स के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर डेफिनेटली जॉब्स हैं। अगर मैं फुल टाइम जॉब्स की बात करूं तो ये हिसाब किताब है। उसके बाद यार बात आती है हाउसिंग क्राइसिस की। तो डेफिनेटली कनाडा के अंदर एक हाउसिंग क्राइसिस चल रही है। सप्लाई और डिमांड के बीच में इतना बड़ा गैप है जिसको फुलफिल करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, गवर्नमेंट जानती है या फिर भगवान जानता है। पिछले कुछ सालों में इतने सारे इमिग्रेंट्स कनाडा में मूव हुए हैं कि उनको सस्टेन करने के लिए उनके लिए इतनी ज़्यादा हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो गया। और साथ के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से लोगों की जो मंथली मॉर्गेज होती है वो इंक्रीज होगी। जिन्होंने वेरिएबल रेट पे अपनी मॉर्गेज ले रखी थी, उसकी वजह से उन्होंने जो किराएदार रखे हुए थे अपने बेसमेंट के अंदर, उनका रेंट उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि भाई मॉर्गेज देनी है। तो उसकी वजह से जो रेंट करते हैं लोग, पर्टिकुलरली जो नए इमिग्रेंट्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का या फिर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का घर देख के कनाडा में आ रहे हो कि भाई पता नहीं कैसे ही घर होते हैं कनाडा के अंदर, बड़ा सा बैकयार्ड होता है जहाँ पे पार्टियाँ शार्टियाँ चल रही हैं, घर के आगे 6 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, मतलब जूम करके गाड़ी को ले जाओ, स्कूटर हटाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हाई सीलिंग वाला घर है, 4 कमरे हैं, मज़ा ही आ जाता है, लिविंग रूम में मज़ा ही आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड से पहले घर लिए थे ऐसे बड़े बड़े, या फिर कोविड से पहले उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, कोविड के बाद प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, उसमें से इक्विटी निकाल के उन्होंने बड़े बड़े घर ले लिए। तो रियलिटी ये है आज के टाइम पे, अगर आप सोचते हो कि मैं कनाडा जाऊंगा एक ठीक ठाक सिटी के अंदर लाइक किचनर वाटरलू या फिर ब्रैम्पटन के अंदर बड़ा सा घर ले लूंगा 2500 स्क्वायर फीट का, तो उस केस में आपकी फैमिली इनकम कम से कम $2 लाख तो होनी चाहिए, और आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए कम से कम $1,50,000 या फिर $2 लाख, तभी उस टाइप का घर ले पाओगे। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो या फिर इस तरीके की जॉब्स ले सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड कम। ऐसा घर आपको मिल जाएगा, मॉर्गेज मिल जाएगी $5,000, $4,000 या फिर $6,000 पर मंथ। तो
कर सकते हो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत वाला काम है। तो सोच समझ के आना कि भाई ये सिचुएशन होने वाली है। उसके बाद यार बात आती है इमिग्रेशन की भी, कनाडा आने के बाद अपनी पीआर कैसे होगी। तो एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 12th के बाद एज ए स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि 2024, 25, 26, 27 में कनाडा आऊंगा, तो भाई आपकी पीआर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी इतना ज्यादा मुश्किल हो रखा है, तो फ्यूचर में अगर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है तो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 12th में हो तो भाई जिस कंट्री में आप होना चाहते हो, अगर आपका सपना है कि फॉरेन कंट्री में जाके रहना है, वहां पे सेटल होना है, तो उस कंट्री के बारे में रिसर्च करो कि वहां पे किस चीज की शॉर्टेज है, कौन से फील्ड के अंदर मेरे को जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड अपनी होम कंट्री में अपनी ग्रेजुएशन करो, 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, फिर मूव होना, ताकि आपको इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके ऊपर से अगर आप क्वालिफाइड भी हो, आपने बैचलर्स कर रखी है, 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उस केस में भी पीआर की आपको दिक्कत आएगी। तो आपको बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करके आना पड़ेगा कि भी अगर मैं ट्रेड्स में चले जाता हूँ लाइक इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर या फिर हेल्थ केयर के फील्ड में, या फिर इन डिमांड जो लिस्ट होती है हर एक प्रोविंस की, उसको चेकआउट करो, पूरी रिसर्च करके उस पर्टिकुलर प्रोविंस में जाओ, वहाँ पे ढंग का कोर्स एक परस्यू करो, फिर एक वहीं पे जॉब लो और वहीं पे रहने का सोचो, तो आपका पीआर का पाथवे थोड़ा सा इजी रहेगा। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिना पीआर मिले अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़े, या फिर आप प्रोटेस्ट करोगे कि भाई वर्क परमिट एक्सटेंड कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम आएगी कि भाई रेसिज्म वगैरह इंक्रीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सिनेरियो है, तो सोच समझ के आओ। बाकी रेसिज्म की बात कर ही रहे हैं, तो उधर जाके रेसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया। अब यार इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कनाडा के अंदर डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेसिज्म होता है या नहीं होता है, 1 साल पहले इसके ऊपर मेरे को टिप्पणी देनी होती या फिर अपना ओपिनियन शेयर करना होता, तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा अलग होता। मैं ये बोलता कि हाँ रेसिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत रेयर एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को। कैनेडियंस बहुत ही ज़्यादा नॉन रेसिस्ट टाइप के लोग हैं, लेकिन हाँ जो अपने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई तुम्हारी दाढ़ी ऐसी है, या फिर तुम ये लैंग्वेज बोलते हो, या फिर तुम इस स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर तुम्हारी पगड़ी की लेंथ इतनी है। तो ऐसे फैक्टर्स के बेसिस पे लोगों का कैरेक्टर या फिर बिहेवियर जज किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे 1 साल बाद जो मार्केट के अंदर चल रहा है, जो आप देख रहे हो न्यूज़ पे भी, मैंने भी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो उनके चलते मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा कि हाँ रेसिज्म कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अपने लोग तो ज़रूर करते हैं, वो तो था, है और रहेगा, लेकिन कनेडियंस की तरफ से भी अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। और फ्यूचर में जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आएगी तो मेरे ओपिनियन में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पता ही है ना, वो राइट साइड वाली गवर्नमेंट होती है, तो हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आपको थोड़ा डर लगता है कि भाई कुछ हो ना जाए, तो मेरे ओपिनियन में आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। उसके अलावा यार अगर इंडिया में या फिर अपनी होम कंट्री के अंदर आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल शानो शौकत वाली है, मतलब घर के अंदर 2-3 नौकर चाकर हैं, 2-3 गाड़ियाँ हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हिसाब किताब एकदम बढ़िया है, पापा का कोई बिजनेस है जो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है, मतलब आप वो ज्वाइन करने वाले हो या फिर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, जो कि दादाजी ने स्टार्ट किया था या फिर आपके परदादा ने स्टार्ट किया था। चांदनी चौक में कोई दुकान है, सदर बाजार के अंदर कोई बढ़िया दुकान चलती है, या फिर लुधियाना के अंदर कोई कपड़ों की फैक्ट्री है, या फिर कानपुर के अंदर लेदर की आपकी फैक्ट्री है, भाई साहब सिस्टम एकदम सेट है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को कनाडा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया में सब बढ़िया चल रहा है। ऑल्दो ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, मे बी आप लाइफ से कुछ और चाहते हो। दूसरी कैटेगरी वो आती है कि भी आपकी अच्छी खासी जॉब है, आप 25 लाख या फिर 30 लाख का आपका इंडिया के अंदर या फिर अपनी होम कंट्री के अंदर पैकेज लगा हुआ है, बढ़िया आपकी सैलरी है, घर घर बनाने की कोई टेंशन नहीं है, पापा ने सब कुछ बना रखा है, या फिर आपकी कोई जनरेशनल वेल्थ है, गाड़ी गुड़ी है, तो क्या टेंशन की बात है। तो उस केस में कनाडा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 3-4 साल पहले कोविड से पहले पूछते तो मे बी मेरा आंसर थोड़ा अलग होता, लेकिन अब जो कनाडा में सिचुएशन हो रखी है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर ऐसी ज़िंदगी आप अपनी होम कंट्री में जी रहे हो, कोई बिना टेंशन वाली, डेट फ्री, तो देयर इज़ नो नीड टू कम टू कनाडा। और हाँ एक और कैटेगरी आती है, वो जो मोम के लोग होते हैं ना, कि मुलायम मुलायम, कच्ची कली, पापा की परी या फिर मम्मी का परा, जिनको भाई साहब ग्लास उठाने में भी दिक्कत होती है कि कपड़े कैसे धोएगा मेरा बच्चा, या फिर मेरा बच्चा 1 किलोमीटर पैदल चल के अपनी जॉब पे जाएगा, या फिर हाय मेरा बेटा बस में ट्रैवल करेगा, या फिर हाय मेरी बेटी पार्ट टाइम जॉब करेगी, वॉलमार्ट में काम करेगी। तो अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, या फिर अगर आप ऐसे हो कि आप कच्ची कली या फिर कच्चा कला हो, तो उस केस में आपको कनाडा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भाई साहब अपने आपको घिसाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घिसाना पड़ता है। तो मे बी आप ब्रेक डाउन कर जाओ, फिर आप कनाडा को गालियाँ दोगे कि भाई यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन भाई आपको पहले नहीं पता था, 50,000 लोग बोल चुके हैं कि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। तो ये सोच के आओगे भी ये करना पड़ेगा, अगर ये कर सकते हो तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। मतलब मैं कौन होता हूँ वेलकम करने वाला, लेकिन आप आ सकते हो, अपनी यहाँ पे ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो, मे बी सेटल भी हो सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा
घिसना पड़ता है, मतलब अपने आप को रगड़ना पड़ता है। तो बेसिकली यार इस चीज़ में आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर अपने आप को गरीब कंसिडर करते हो, अब सबकी गरीब की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि गाड़ी खरीदना आपके लिए लग्जरी है, एसी खरीदना आपके लिए लग्जरी है। घर के अंदर जब 25-30 हज़ार रुपये का नया फ्रिज घर के अंदर आया था तो सेलिब्रेशन हुई थी। डबल डोर वाला फ्रिज आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस केस में अगर आप कनाडा आओगे, यहाँ पे मेहनत करोगे बहुत ही सोच समझ के, तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ पे ही आ गया, स्वर्ग है, लाइफ एकदम सेट है। लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर अमीर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो या फिर नॉन गरीब कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, तो उस केस में मेरे हिसाब से कनाडा आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आओगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर आपको यार इंडिया में ही लाइफ बेटर थी, फिर आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाओगे उल्टी सीधी, या फिर अपनी होम कंट्री में वापस जाने के बाद ऐसे बिहेव करोगे जैसे आपको तो पता ही नहीं था कि कनाडा के अंदर हाई टैक्सेस होते हैं या फिर कनाडा के अंदर घर बहुत महंगे होते हैं। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हाँ यार, ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे माइंडसेट वाले हो कि भाई कनाडा जाके आप पता शिफ्टा लानी है, मतलब चैलेंजर खरीदनी है, चार्जर खरीदनी है या फिर कमैरो वगैरह खरीदनी है, चाहे मेरे को 24 में से 22 घंटे काम करना पड़े, मतलब मिनिमम वेज पे काम करूँगा, चाहे मेरे को घंटे जितने मर्जी करवा लो, मैं रेडी हूँ। पंजाबी गानों से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हो कि भाई साहब आपका मेहनत करनी है, मतलब कच्चे पक्के यार पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा हुआ है। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा ना संभल के कनाडा आओ कि जो आपको दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती है। यहाँ आने के बाद ना जब क्रेडिट में डूब जाओगे तो समझ आएगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर आप एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ छोड़ के जाओगे या फिर क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट करके जाओगे अपनी होम कंट्री में वापस। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि मेरे को ईजी सा कोर्स दे दो, कोई कंसल्टेंट के पास जाके ये बोलते हैं, ताकि मैं कनाडा चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जाके तो मेरे को बस काम ही करना है, पता बस काम ही करना है। तो प्लीज़ ऐसा सोच के मत आओ, ढंग का कोर्स ढंग से सोच समझ के, मतलब अपनी प्लानिंग करके आओ तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ऐसी सोच रख के आओगे तो आप परेशान ही होगे। मतलब इनिशियली तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि पता नहीं क्या ही हो गया, महंगी गाड़ी खरीद ली है भाई साहब, लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं, सुंदर सुंदर जगहों पे घूमने जा रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जब फैमिली बनाने का टाइम आएगा, जब अपने एसेट्स बनाने का टाइम आएगा, जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, तो बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा लोन में आप डूब चुके होगे और वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर परेशान हो गए। अब यार काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि भाई आप तो डीमोटिवेट कर रहे हो या फिर कनाडा के बारे में बहुत ही नेगेटिव बातें कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स ने वीडियो देख ली है, 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, या फिर अभी रिसेंटली मैं कनाडा आया हूँ बहुत ही मोटिवेट हो गए, लेकिन अब काफ़ी नेगेटिव सा माहौल हो गया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो यार, सोशल मीडिया ने या फिर मूवीज़ वगैरह ने ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा पोलर कर दिया है कि भाई या तो ब्लैक होता है या तो वाइट होता है, या तो हीरो या तो विलन, या तो 1 या तो 0। ऐसा नहीं होता। जो दुनिया है ना वो ग्रे जोन के अंदर फॉल करती है। हर एक कंट्री की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई थी। तो अगर आपको अपनी लाइफ से ये सारी चीज़ें चाहिए तो डेफिनेटली आप कनाडा आ सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आपको कनाडा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें कनाडा के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, और फाइनेंसेस, घर कैसे खरीदना है उसके बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।